हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर विकास और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये देखो। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल है P, ग्रुप इसका एटॉमिक नंबर है 15। अब देखो 7 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। ठीक है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। अब आया आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, एटॉमिक नंबर होता है 33। देखो 15 और 33 में 18 का डिफरेंस है। देखो पहले वाले में 8 का डिफरेंस, उसके बाद 18 का डिफरेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4s2 और 4p3 के बीच में 10 एलिमेंट्स 3d10 ऑर्बिटल के आते हैं। तो 3d10 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d10 फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके अंदर एंटर होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s2 3d10 4p3। यही रीजन है कि इसमें 18 ऐड करना पड़ा। अब उसके बाद है एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंटीमनी इसमें ना तो S है ना B है, बट इसका सिंबल जो है वो Sb। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको स्टेबाइन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका 51 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो 5s2 5p3 और इसके बीच में कौन सा आएगा 4d10 ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंस देखो कितना आया 18 का। ठीक है, 8 18 18। अब उसके बाद कौन सा आएगा, यस 32। देखो 32 का डिफरेंस क्यों आया। अब इसके बाद क्यों क्या हुआ कि ये तो 6s2 के बाद 5d10 तो आएगा, बट 5d10 के बाद एक और ऑर्बिटल फुलफिल्ड आएगा जिसका नाम है 4f14। तो 14 एलिमेंट्स और ऐड हो गए। तो 18 में अगर 14 प्लस किया जाए तो 32 बनता है। देखो इसीलिए बिस्मुथ जो है उसके अंदर f ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यही रीजन है कि इसमें 32 का डिफरेंस है। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन्स बोलते हैं। नाइट्रोजन्स, ठीक है, वर्ड लिख देता हूं मैं यहां पे। इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन्स का वर्ड का मीनिंग होता है सफोकेटिंग। ठीक है, इसके ज्यादातर कंपाउंड जो है वो सफोकेटिंग होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो नाइट्रोजन्स पड़ा। ठीक है, अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स को याद कैसे करें? देखो याद करने का मैं टेक्निक बता देता हूं आपको। N से नाना, P से पाटेकर, AS ऐश्वर्या, SB सब और BI बीमार। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को याद करने का मेथड। अब हम पढ़ते हैं अकरेंस के बारे में। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की अकरेंस पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पॉइंट्स हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ना जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अकरेंस के बारे में कि ये फ्री स्टेट में या कंपाउंड स्टेट में कैसे पाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस भी पढ़ेंगे और आयनिक रेडियस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा रेडियस भी लिखा होता है और रेडियाई भी, इनमें दोनों में फर्क क्या है? रेडियस इज अ सिंगुलर, रेडियस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और जो रेडियाई है वो प्लूरल वर्ड है। तो जब बहुत सारे वर्ड्स की बात हो रही हो तब हम क्या यूज करते हैं, रेडियाई। जब एक रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, फिर मेटालिक कैरेक्टर और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो नीचे के सेकंड से लेकर 6 तक जो प्रॉपर्टी है इसको हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक एक एलिमेंट की अलग से प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए पीरियोडिक टेबल में या लेफ्ट से राइट जाते हुए इनमें क्या चेंजेस आते हैं। बट ट्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इनमें एक्सेप्शंस आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये प्लूरल का स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकरेंस के बारे में।
चलिए अक्रेंस में हम पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन ले लीजिए और आराम से बैठिए मोबाइल के सामने और पहले अक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। अक्रेंस में कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इन तीनों के बारे में इकट्ठा पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। देखो, नाइट्रोजन एयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है, बट फिर भी ये अबंडेंट नहीं है। ये चीज़ याद रखना कि 78% एयर जो है वो नाइट्रोजन है, बट फिर भी ये अबंडेंट नहीं है। बाय मास की बात करें तो ये अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। तो नाइट्रोजन जो एयर में होती है वो इनर्ट गैस होती है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। बट कंपाउंड फॉर्म में ये दो फॉर्म्स में पाई जाती है, एक है सोडियम नाइट्रेट और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर, चिली एक कंट्री का नाम है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको हम इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर। इन दोनों फॉर्म्स में पाई जाती है। समंदर का जो पानी होता है उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, और सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये दोनों सी के वाटर में सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। वो कैसे हम पढ़ते हैं? फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मुथ के बारे में या आर्सेनिक के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले नाइट्रोजन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दो फॉर्म्स में पाई गई। इसके बाद प्रोटीन्स जो है वो आपको पता है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड है। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड है। न्यूक्लिक एसिड में दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए दूसरा आरएनए। तो ये दोनों नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, यूरिया, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर से अमोनिया निकलता है, और जो बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे के सारे जो है ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, चाहे सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स किसको मिलते हैं? खाद के रूप में प्लांट्स को। तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है नाइट्रोजन से, तो हम उसको यूरिया वगैरह भी देते हैं, और इसके अलावा हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह देते हैं खाद के रूप में, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। प्लांट्स फिर जब ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इस साइकिल को प्लांट्स, देखो प्लांट्स जो है उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? प्रोटीन्स। प्रोटीन किसने खाए? हमने। प्रोटीन्स की जब डिकम्पोजिशन हुई तो क्या हुआ? प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन हुई, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो है वो टूटे, अमीनो एसिड्स बने, और अमीनो एसिड के टूटने से वेस्ट मटेरियल पैदा हुआ जो कि हमने सॉइल में भेज दिया। अब सॉइल में से नाइट्रोजन को फिर अब्जॉर्ब किया प्लांट्स में। तो ये जो साइकिल बना इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है? नाइट्रोजन का जो कंपाउंड्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉस्फोरस के बारे में बात, चलिए फॉस्फोरस के मिनरल्स के बारे में बात कर ले, कंपाउंड्स के बारे में। फॉस्फोरस जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये मिनरल फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, नेचर में अगर मिलेगा तो मिनरल फॉर्म में मिलेगा। तो फॉस्फोरस के मिनरल्स कौन से होते हैं? एपेटाइट। एपेटाइट जो है कौन कौन सा है? एक है फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट का फार्मूला Ca3PO4 2CaF2। क्लोरोएपेटाइट यानी कि लास्ट में सिर्फ आपने F की जगह पे क्या लगाना है? Cl।
ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि लास्ट में हाइड्रोक्सी, बाकी सारा फार्मूला सेम। ये तो आपको पता ही होगा, ये फार्मूला कौन सा है, Ca3PO4 2, इसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। ये जो फार्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको याद आया कि ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स और टीथ जो है वो उनका फार्मूला है ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि फ्लोरोएपेटाइट। तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो टीथ है, वो किससे बने हुए हैं, इस कंपाउंड से। ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स हम उसके यूज करते हैं वो पढ़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा बायोम के अंदर कि एटीपी हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये फास्फोरस का ही कंपाउंड है, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी कि फास्फोरस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो प्रोटीन्स मिल्क में और एग के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर भी फास्फोरस आपको मिलेगा। क्लियर है। फास्फोरस के मिनरल्स हमने कर लिए। अब पढ़ते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ के बारे में। चलिए, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, अबंडेंट नहीं होता है। एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ये अबंडेंट नहीं होते, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते। ठीक है, बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो इनके कंपाउंड्स भी जो हैं वो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे आपको, ज़्यादा सल्फाइड फॉर्म के अंदर मिलेंगे। फास्फोरस जो है वो, फास्फोरस की बात करें तो वो 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अबंडेंस की बात करें तो फास्फोरस पूरी अर्थ पे, देखो फास्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, पूरे अर्थ में 11th मोस्ट अबंडेंट है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो फास्फोरस जो है उसके कंपाउंड्स कौन से है, जो चट्टान होती है, जो पत्थर होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, यानी कि उनमें फॉस्फेट आपको मिलेगा। नाइट्रोजन जो है अगर उसकी बात कर ले अबंडेंस में तो 33rd मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि ये इतना ज़्यादा नहीं है। अगर 118 एलिमेंट्स में ये 33rd नंबर पे है तो ज़्यादा नहीं है, बट फास्फोरस जो है वो 11th मोस्ट अबंडेंट है, और ये तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, ऑकरेंस के बारे। चलिए स्टूडेंट्स, अब एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, शेल्स। तो ये आउटर मोस्ट शेल है, मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से उसका जो डिस्टेंस होता है हम उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स से ग्रुप 15 जाते हुए, यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इसका मतलब कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो स्मॉलर होगा और ग्रुप 14 का लार्जर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर से नीचे जाते हुए। जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे एक नया शेल इंक्रीज होगा, नया शेल इंक्रीज होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ये देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस 70 पाइकोमीटर, फास्फोरस का 110 पाइकोमीटर, आर्सेनिक का 121 पाइकोमीटर, एंटीमनी का 141 पाइकोमीटर और बिस्मुथ का 148 पाइकोमीटर। अब देखो इनमें जो डिफरेंस है वो तो काफ़ी है, इसमें 40 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें जो आर्सेनिक और एंटीमनी से जाते हुए लगभग 20 का डिफरेंस है। अब एंटीमनी से बिस्मुथ जाते हुए सिर्फ 7 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस इतना कम क्यों,
एंटीमनी से बिस्मुथ जाते हुए ये डिफरेंस बहुत छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो d ऑर्बिटल और दूसरा f ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल एंटर होते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज जो है इंक्रीज तो होता है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस के बारे में बात कर ले तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस इनका साइज कितना बड़ा हो गया। देखो जैसे ही इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये और भी पहले से ज्यादा मोटे हो गए। देखो पहले इनके पास थे ओनली आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर शेल में। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 3 और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये मोटे हो गए, और भी मोटे हो गए, इसलिए इनका आयनिक रेडियस जो है वो बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बट ये देखो एंटीमनी और बिस्मुथ ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज किए, उसके बाद इनका साइज देखो 76 पाइकोमीटर पहले से कम हो गया, और सेम बिस्मुथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये था एटॉमिक रेडियस। देखिए आगे की प्रॉपर्टीज जो है वो आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।